Hello students, welcome back. And the topic for today, as you can clearly see, is the real gas or real gases. So what is a real gas? Is there something which is termed as a real gas, or is there something which is termed as a real gas behavior rather than a real gas? So I'll go with the second thing. Rather than saying that it is a real gas, it is a real gas behavior which is being shown by different gases at different set of conditions. So a gas which follows ideal gas equation, which is nothing but PV is equal to nRT. We know that there is something which is termed as ideal gas equation, and the ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT. But before moving any further, we need to know why there is an equation and what is an equation. An equation actually equates the left hand side to the right hand side. For example, the left hand side over here is pressure into volume, the product of pressure into the volume, and it is being equated with the product of number of moles R, that is a gas constant, and temperature. Actually, we need to develop an equation. Why we need to develop an equation? This is the first and the foremost thing which we need to know कि एक equation की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर, तो हमें equation की आखिरकार ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? As far as an equation is concerned, तो एक equation जो है दो साइड को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमेशा इक्वेट कर रही होती है. लेफ्ट साइड इज something and right side is something else. There are different types of variables which are present on left hand side and on the right hand side. तो क्या हम किसी गैस का, एक बड़ी सिंपल सी बात हम सोचें, किसी गैस को एक कंटेनर में डाल के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखें तो प्रेशर गॉज के थ्रू उसका प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं क्या? हमें टेम्परेचर मालूम है कि हमने खुद टेम्परेचर अपना क्रिएट किया है, वहाँ पर खुद अपनी तरफ से टेम्परेचर हम वहाँ पर दे रहे हैं उस एक वेसल के अंदर. वॉल्यूम उस वेसल की हमें मालूम है कि कितनी वॉल्यूम है. तो क्या हम प्रेशर अगर कैलकुलेट करना चाहें या मेजर करना चाहें तो दो अलग बातें हैं कि क्या हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मेजर करना चाह रहे हैं. अगर हम प्रेशर मेजर करना चाहें तो प्रेशर गॉज के थ्रू हम बड़े आराम से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. देन व्हाई वी नीड एन इक्वेशन? सो एज फार एज इक्वेशंस आर कंसर्न, मान लीजिए हम एक किसी रॉकेट को टेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे किसी सैटेलाइट को किसी ऊपर ऑर्बिट के अंदर छोड़ कर आने वाला है. तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा. एक बार हम ट्राई करते हैं कि शायद हमारा काम हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो विल ट्राई इट अगेन. वहाँ पे हमें इक्वेशन चाहिए, फिक्स इक्वेशन चाहिए. वहाँ हम एक्सपेरिमेंट करने की अवस्था में नहीं है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोई बात नहीं, इस तरीके से विल कीप ऑन ट्राइंग अनलेस एंड अनटिल वी गेट द करेक्ट इक्वेशन, या करेक्ट हमारे पास उसके पैरामीटर्स आ जाए कि ये हमारा रॉकेट ऊपर लॉन्च हो जाए और एग्जैक्ट जिस ऑर्बिट तक हम चाह रहे हैं वहाँ तक वो चला जाए. इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है, इनसेट जो हैं, उनके लिए एक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनके लिए मुझे याद आता है कि एक छोटा सा एक इंसिडेंस था कि द इंजन, क्रायोजेनिक इंजन इज रिक्वायर्ड. जो बहुत कम टेम्परेचर पे इंजन काम करते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है. क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी और खुद क्रायोजेनिक इंजन दैट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया बाय रशिया, बट इट कुड नॉट हैपन ड्यू टू सर्टेन जियोपॉलिटिकल रीजंस. So Indians developed their own launch vehicle, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV खुद का डेवलप किया. लेकिन उस व्हीकल का पहला लॉन्च जब करने के लिए सब तैयार था तो विद इन मोमेंट्स ऑफ द लॉन्च दैट लॉन्च वाज हॉल्टेड, दैट वाज टू बी हॉल्टेड, एंड थैंक गॉड इट वाज नॉट अ वेरी बिग, you can say, disadvantage at which India was. बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. इनिशियल स्टेजेस में थोड़ी सी वहाँ पर एक आग कहीं पर किसी बूस्टर में, बूस्टर रॉकेट साइड में रहते वहाँ पर लग गई. एंड द रीज़न विच वॉज इवेल्युएटेड लेटर ऑन वॉज फाउंड आउट टू बी वेरी एस्टॉनिशिंग. एक्चुअली बताया ये जाता है कि किसी बंदे ने गलती से बिल्कुल लगभग इतनी या शायद इससे भी और कंपैरेटिवली कम थिन वायर छोड़ दी कहीं पर. अब रॉकेट के अंदर अगर आप देखें तो दो चीजें आती हैं, एक है फ्यूल और दूसरा है ऑक्सीडाइजर. फ्यूल जिधर से आ रहा है वहां पर ये वायर बाई चांस किसी से काम करते वक्त रह गई और वो फ्यूल का फ्लो जितना
कैलकुलेटेड था, मेजर्ड था, उसके मुकाबले में कम हुआ। और ऑक्सीडाइजर जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ऑक्सीजन मेनली हमारा ऑक्सीडाइजर रहता है जिसकी वजह से आग लगती है, वो ऑक्सीडाइजर कंपेरेटिवली ज़्यादा आया तो आग लग गई। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल सिंपल थिन वायर, हमारे लिए बहुत छोटी सी वायर है, इससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं हमें तो। बट इट कुड हैव कॉस्टेड मिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियंस ऑफ रुपीज। तो जस्ट बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन से कि लॉन्च वाज हॉल्टेड इनिशियली, और शुरुआती दौर में ही था, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। तो यहाँ क्या हम ये कहें कि चलिए हम एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये फेल हुआ तो ये करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हुआ, कोई बात नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ इक्वेशंस चाहिए, एग्जैक्ट इक्वेशंस चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी गैसेस को निकलना था। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से गैसेस नीचे जाती हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, दैट वाज टू हैपन। तो यहाँ एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए। जहां हम काम नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है या करना नहीं चाहते हैं, वहां हमें कहीं ना कहीं इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी ही। इक्वेशंस का जहां तक संबंध है, तो एक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ रही है, लेकिन इस आइडियल गैस इक्वेशन को बनाते वक्त कुछ अजम्पशंस इसमें लिए गए थे। वो अजम्पशंस हर कंडीशन पर बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। It can be said that every gas will not follow an ideal gas equation at all the conditions. It's as simple as that. Every gas at all the conditions is not going to follow the ideal gas equation. Same gas at a given set of condition may follow ideal gas equation, and same gas at other set of conditions may not follow the ideal gas equation. तो हमारे पास आइडियल गैस क्या है, अगर आप बात करें तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, दो गैसेस तो ऐसी हैं जिनको हम कहीं ना कहीं मोर और लेस ऐसा कह सकते हैं कि एट a large set of conditions, at a very variable set of condition, they behave as ideal gases। जो दो गैसेस का हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो कौन कौन सी दो गैसेस हैं? वो गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम अप टू अ लार्ज एक्सटेंट विल बिहेव एज आइडियल गैसेस, लेकिन बाकी गैसेस जो हैं वो हर वक्त हर कंडीशन पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी। और अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी तो हम ये कहेंगे कि वो आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैसेस हैं। सो सेम गैस at a given set of condition will behave as an ideal gas, and same gas at different set of conditions will start behaving as a real gas, because it will stop following the ideal gas equation. And what is the ideal gas equation? Nothing but PV is equal to nRT, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के प्रोडक्ट के बराबर नहीं रहेगा। तब हम कहेंगे कि ये गैस जो है अब एक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है, और अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि ये आइडियल गैस ही नहीं है। सो आइडियल गैसेस आर नथिंग। आइडियल गैसेस कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि under a given set of conditions certain gases will behave आइडियली, और वही गैसेस किसी और सेट ऑफ कंडीशन पर हो सकता है कि आइडियली बिहेव नहीं करें। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, तो इसीलिए कह दिया जाता है कि मोर और लेस दे आर आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं करती हैं? अनदर थिंग इज व्हाई द गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कब वो फॉलो करती हैं। तो इसके बेस में कहीं ना कहीं हमारे पास दो अजम्पशंस हैं एज फार एज दोस टू अजम्पशंस आर कंसर्न्ड। वन इज रिलेटेड विद कि जो हमारे पास ये कहा गया कि गैसेस do not have interparticle forces of attraction, या उनमें किसी प्रकार का कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी कहिए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। द पार्टिकल्स आर सो वाइडली सेपरेटेड दैट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट ऑल। द गैसेस डू नॉट हैव इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर सो वाइडली सेपरेटेड, नंबर वन। एंड सेकेंडली एक सेकेंड अजम्पशन और है, वो अजम्पशन हमसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ
one particle, volume of one particle is negligible as compared to the total volume of the container। तो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम के मुकाबले में जो टोटल वॉल्यूम आती है पूरे कंटेनर की, उसके कंपैरिजन में एक पार्टिकल बहुत छोटा है। या मैं इसको ये कहूं कि पार्टिकल को पॉइंट मास, गैस के पार्टिकल को पॉइंट मास माना गया, उसकी वॉल्यूम मानी ही नहीं गई। point mass, gas particle is considered as a point mass, that it is representing nothing but a point mass. So ideal gas equation has been developed by experiments. Different types of experiments have been carried out, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law। और इस टाइप के सभी लॉज का जो एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं, कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन उस आइडियल गैस इक्वेशन के मूल में कहीं ये दो पॉइंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, और इस वजह से गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती हैं। तो ये दो पॉइंट क्या हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या ये कहें कि इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी इंटरैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में। और दूसरा ये है कि गैसेस, द पार्टिकल्स the gases are point masses and they do not have their volume at their own, उनकी खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है। ये दो assumptions, these two assumptions do not stand correct at certain temperature and pressure conditions। वो टेम्परेचर और प्रेशर हालांकि वेरी कर सकते हैं कि किस गैस के लिए कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर पर ये दो कंडीशंस सही नहीं होंगी, खरी नहीं उतरेंगी, और उन दो कंडीशंस के खरा नहीं उतरने की वजह से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की ये दो अजम्पशंस के खरा नहीं उतरने की वजह से हमें ये कहना पड़ेगा कि अब इन कंडीशंस पर ये गैस एक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी, इसलिए इसको हम आइडियल गैस नहीं कहेंगे। बट दोज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी फॉर डिफरेंट गैसेस, because gases are different, their particles are different, their particle sizes are different, their attractive forces also vary। हर कोई गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम नहीं हो सकती, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वेरी करती हैं। लेकिन एक जनरलाइज अजम्पशन अगर हम लेना चाहें तो हम एक जनरलाइज करके, जैसा क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर, राइट फ्रॉम CBSE, NCERT बेस्ड एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स अप टिल IIT, JEE, एम्स, नीट, हर जगह इसके लेकर क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं। सिंपलेस्ट हम इसको जनरलाइज करके क्या कहें कि किन कंडीशंस पर, द सिंपल थिंग इज, किन कंडीशंस पर ये दो अजम्पशंस सही होंगे और किन कंडीशंस पर ये दो अजम्पशंस सही नहीं होंगे। सो द थिंग इज कि द पार्टिकल्स हैव टू बी वाइडली सेपरेटेड। अगर उनके बीच में हम चाहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो, टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में एक पार्टिकल की वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टिकल्स को बहुत दूर होना पड़ेगा। पार्टिकल्स मस्ट बी वेरी वाइडली सेपरेटेड, वेरी वेरी वाइडली सेपरेटेड, एंड वाइड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स कम्स एट व्हाट कंडीशंस इज एनीबॉडीज गेस। कोई भी आइडिया लगा सकता है कि अगर हम उनको हीट करें, टेम्परेचर ज़्यादा दें, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो वो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, प्रेशर कम रखेंगे तो वो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। यानी हम चाह रहे हैं कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, और स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि वो दूर हों। दूर कब होंगे? जब या तो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो या फिर हम ये कहें कि प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो। तो हम कह सकते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये दो कंडीशन हमें दिख रही हैं। सो आई विल राइट टू कंडीशंस एट विच एनी गैस, जनरलाइज कंडीशंस हैं हालांकि, will behave as an ideal gas. What are those two conditions? Condition number one is at low pressure, and second is at high temperature. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैसेस हैं वो कहीं ना कहीं आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, और उनका बिहेवियर आइडियल गैस इक्वेशन जैसा होता है, या आइडियल गैस ही उनको हम कह सकते हैं।
और ये कितना लो कितना हाई दैट विल वेरी फॉर गैस टू गैस, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल में अब प्रॉब्लम ये है कि हाई प्रेशर हो गया या टेम्परेचर कम हो गया, तब आखिरकार क्या होगा, तब वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगी। तो हमें कोई एक इक्वेशन तो चाहिए जो हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नजदीक रिजल्ट दे दे। जस्ट रिमाइंड these words, just remind yourself these words always कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नजदीक कोई रिजल्ट दे दे तो वो इक्वेशन सही होती है। देयर आर नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 25 डिफरेंट इक्वेशंस, 25 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 25 अलग अलग गैस की इक्वेशन बन चुकी है आइडियल गैस इक्वेशन जैसी, बट none of them is able to fulfill every condition। मतलब हर कंडीशन पर ये कहिए कि वो पूरी तरह से एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती। हमें तो अभी दूसरी ही पढ़नी है फॉर द टाइम बिंग तो। और योहान डाइडेरेक वेंडर वाल्स, J.D. वेंडर वाल्स एक वैज्ञानिक without any experiment, the astonishing thing is without any experiment in his mind he thought about certain things कि ये प्रॉब्लम्स है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन प्योरली एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड इक्वेशन है, लेकिन वेंडर वाल्स इक्वेशन उस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड इक्वेशन को करेक्ट कर रही है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नजदीक इस इक्वेशन के आए हुए रिजल्ट्स को पहुंचाने की कोशिश की गई। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच ही हैज डन। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें क्या क्या चीज़ों को, किन किन फाइंडिंग्स को जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो बात हम कर ही चुके हैं। वी नीड टू करेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स, एक तो वॉल्यूम करेक्शन है और दूसरा प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन का जहाँ तक संबंध है, आई विल गो विद दिस, आई विल जस्ट गो विद वॉल्यूम करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी राइट इट। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन J.D. वेंडर वाल्स जो है उन्होंने कैसे किया, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ रियल गैसेस की जगह इक्वेशन का ही नाम मैं लिख देता हूँ। आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द इक्वेशन ओवर हियर एंड दैट इक्वेशन इज नथिंग बट वेंडर वाल्स इक्वेशन। J.D. वेंडर वाल्स डेवलप्ड दिस इक्वेशन, सो आई विल राइट दैट इट इज वेंडर वाल्स इक्वेशन। तो वेंडर वाल्स इक्वेशन वाज गिवन बाय J.D. वेंडर वाल्स। वॉल्यूम करेक्शन उन्होंने किया, मेंटल करेक्शन है, मेंटल पिक्चर है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसके थ्रू उन्होंने करेक्शन किए हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के नज़दीक उन्होंने अपनी इक्वेशन के फाइंडिंग्स को पहुंचा दिया है, ये बिल्कुल एक अच्छी बात है। तो इसमें हुआ क्या, वॉल्यूम करेक्शन कैसे करें? देखिए उन्होंने ये माना था कि पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस, जो KTG है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ये मान लिया गया था कि पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस, लेकिन पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर्स विद अ वॉल्यूम ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की कुछ वॉल्यूम है। तो अब मतलब यह है कि पूरे गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फ्री नहीं है टू मूव अबाउट। आप गैस को इनफाइनाइटली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स की खुद की वॉल्यूम है। तो क्या पूरे कंटेनर की वॉल्यूम में से अगर पार्टिकल की वॉल्यूम निकाल दें, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम में से केवल पार्टिकल की वॉल्यूम को निकाल दें, तो क्या गैसेस के कंप्रेस होने लायक वॉल्यूम आ जाएगी? मतलब एक आइडियली यानी यूं मान लें कि भाई ये इतनी वॉल्यूम अगर हम ले लेंगे तो ये पार्टिकल की वॉल्यूम निकाल दें हम, तो अब वो पॉइंट मासेस कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इस वॉल्यूम को अब हम एक आइडियल वॉल्यूम कह सकते हैं। रियल वॉल्यूम जो है, रियल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से अगर पार्टिकल की वॉल्यूम को निकाल दें तो अब तो हम पार्टिकल्स को पॉइंट मास कंसीडर करके काम कर सकते हैं। तो अब ये जो रियल वॉल्यूम माइनस समथिंग दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, क्या ये आइडियल वॉल्यूम के बराबर होगा? द एस्टोनिशिंग थिंग इज नो। केवल पार्टिकल्स की वॉल्यूम को यहां से निकालने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। देयर इज समथिंग एल्स, पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग। तो अब assumptions लिए गए। इवन वेंडर वाल्स इक्वेशन टेक्स सर्टेन assumptions,
तो अकेले मतलब ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकल की वॉल्यूम को हटा दें तो आपको जो है कंप्रेसिबल वॉल्यूम मिल जाएगी कि ये कंटेनर की वॉल्यूम 100 लीटर थी, इसमें से मान लीजिए 2 लीटर हमारे पार्टिकल की वॉल्यूम है, तो हम 100 - 2 कर दें तो हमारी वो वॉल्यूम आ जाएगी जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। मतलब कि हम ये कहें कि हमने तो ये माना था कि पार्टिकल की खुद की वॉल्यूम तो है नहीं, लेकिन खुद की वॉल्यूम अगर हम हटा देंगे तो हमारा काम अब चल जाएगा ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अकेले पार्टिकल की वॉल्यूम हटाने से काम नहीं चलता। देयर इज अनदर वर्ड दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, हम इसी को अब देखने की कोशिश करते हैं। यानी जितना पार्टिकल है उतनी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ती है, एक्सक्लूड करनी पड़ती है, ताकि हम एक रियल वर्केबल वॉल्यूम के जितनी वॉल्यूम एक्चुअल में गैस पार्टिकल्स को अवेलेबल है टू बी कंप्रेस्ड, वो एक्चुअल वॉल्यूम जो उसको अवेलेबल है कंप्रेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जितनी पार्टिकल की वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम भर निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा, उससे कहीं ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। कितनी ज़्यादा अभी हम कैलकुलेट करते हैं, विच एक्चुअली वाज कैलकुलेटेड बाय J.D. वैन डर वाल्स। वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने एक और अजम्पशन लिया कि particles are colliding with each other and at every time there is a collision, और collisions जो उन्होंने माने वो ये कहा कि there are nothing but बाईमॉलिकुलर collisions only, यानी दो ही पार्टिकल आपस में एक साथ कोलाइड करते हैं, दो से ज़्यादा नहीं करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अजम्पशन। जब हम एक 4 टाइम्स एक वॉल्यूम का निकालेंगे कि एक पार्टिकल की 4 टाइम्स वॉल्यूम उसकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, तो उसमें ये अजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टिकल्स अंडरगो बाईमॉलिकुलर कोलिजन्स, अजम्पशन है, अजम्पशन पूरी तरह सही नहीं है लेकिन मोर और लेस ये सही है। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन भी हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नज़दीक तक छोड़ती है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के एग्जैक्ट बराबर हर वक्त हर कंडीशन पे नहीं लेकर आएगी रिजल्ट। वैन डर वाल्स इक्वेशन भी हर वक्त एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बराबर रिजल्ट नहीं देगी, कुछ सेट ऑफ कंडीशन पर देगी। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन से तो आगे है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से तो बेहतर इक्वेशन हो गई ना, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाईमॉलिकुलर कोलिजन्स हैं, हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालनी है। पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट मासेस, रादर दे आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। तो इसमें हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालें? बाईमॉलिकुलर कोलिजन है और ये माना गया कि हर वक्त कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल कोलाइड किया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोलाइड करके यहीं रहेगा, हालांकि होता तो ये कि कोलाइड किया हट गया और उसके बाद किसी दूसरे से कोलाइड किया, ये दूसरे वाला किसी तीसरे से कोलाइड किया। लेकिन हम इसको यूं मानकर चलेंगे कि हर वक्त ही कोलाइड कर रहे हैं, ये भी एक और अजम्पशन आप कह लीजिए कि इसमें है। तो हर वक्त ही कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर एक काम किया गया। इट वाज कंसीडर्ड दैट दे आर ऑलवेज कंबाइंड टुगेदर और स्टक टुगेदर, हमेशा एक दूसरे के साथ कोलिजन की अवस्था में ही, आप ये मान लीजिए। ये भी एक इसका अजम्पशन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये अगर देखें तो 2 पार्टिकल्स मैं यहां पे बनाता हूं। This is particle number 1 and this is particle number 2. These 2 particles are colliding with each other. सेम गैस के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा वॉल्यूम करेक्शन को बताते वक्त कि ये हर वक्त कोलिजन की अवस्था में ही, मतलब these 2 particles are stuck together। तो एक्चुअल में अब एक वॉल्यूम आएगी, कौन सी वॉल्यूम आएगी वो हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये वॉल्यूम आखिरकार कितनी आएगी जिसमें कोई कभी तीसरा पार्टिकल एंटर नहीं करेगा। यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि इतनी एक वॉल्यूम है, मान लीजिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ इसके चारों तरफ एक वॉल्यूम आ गई जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है। विद इन दिस मच वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम और निकाली जा सकती, इसके अंदर कोई और पार्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हम यूं दिखा सकते हैं कि इतनी वॉल्यूम में, और दूसरी साइड दिखाएंगे तो उधर वाली वॉल्यूम में, वो किसी और में एवरेजिंग में कंसीडर हम कर लेंगे। यानी इस वॉल्यूम के अंदर कोई और पार्टिकल एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्टिकल कोलाइड जरूरी नहीं इधर से, ये कहीं से भी कोलाइड किया हुआ हो सकता है। तो इतनी वॉल्यूम के अंदर कोई भी कभी एंटर करेगा नहीं, ऐसा हम दिखा सकते हैं। और ये वॉल्यूम एक्चुअल में है कितनी, हाउ मच इज दिस वॉल्यूम? ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, यानी ये 2 पार्टिकल्स ही आपस में कोलाइड किए हुए हैं। यहां पे इतनी वॉल्यूम में कोई तीसरा एंटर नहीं करेगा, क्योंकि टर्नरी 3 मॉलिक्यूल का कोलिजन संभव नहीं है और ये पार्टिकल एक्चुअल में किसी भी दिशा से कोलाइड कर सकता था इसके साथ। तो हम ये मान सकते हैं कि ये लगातार यूं अगर घूम भी रहा है,
जस्ट लाइक ए फैन के 3 ब्लेड्स अगर हम माने तो फैन के 3 ब्लेड्स में, या आप कोई भी चीज़ें मान सकते हैं जो लगातार घूम रही हैं, फैन के 3 ब्लेड्स कुछ एरिया तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जब वो घूमने लगते हैं तो इतने एरिया में, ये पूरे के पूरे एरिया में, हालांकि इनका एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एरिया कवर्ड कुछ एक फिक्स है, लेकिन इतने एरिया में अब कोई दूसरा फैन तो नहीं आ सकता है। ऐसे ही ये पूरी वॉल्यूम के अंदर कोई यहाँ पर तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि ये लगातार घूम रहा है तो इतनी वॉल्यूम में ये किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। ये वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी। सो हाउ मच इज दिस वॉल्यूम? सो दैट इज वेरी सिंपल, हमें स्फीयर की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। अगर इस स्फीयर की बात करें तो ये हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है, यानी इस स्फीयर का रेडियस जो है वो 2r है। और तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? द वॉल्यूम फॉर दिस स्फीयर विल कम आउट टू बी 4/3 पाई इंटू 2r होल क्यूब। ये वॉल्यूम है इस स्फीयर का, जितने के अंदर ये किसी तीसरे पार्टिकल को एंटर नहीं करने देंगे। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, यानी ये वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। अकेले पार्टिकल की वॉल्यूम को हटाने भर से काम नहीं चलेगा। इतनी वॉल्यूम, क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन माने कि ये 2 कोलाइड कर रहे हैं, तो 2 कोलाइड कर रहे हैं तो भैया इसके अंदर तीसरा यहां आया तो तीसरा कोलाइड करेगा। वो अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन क्या है कि 2 ही कोलाइड करेंगे, तो यहां इधर तीसरा आ सकता नहीं, इतने वॉल्यूम में तीसरा आ सकता नहीं। तो इतनी वॉल्यूम हमेशा एक्सक्लूडेड है, इतनी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। बट दिस इज फॉर 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल को मिलाकर इतनी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। पर पार्टिकल अगर आप देखें तो पर पार्टिकल जो वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, तो पर पार्टिकल दैट विल बी हाफ। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 4/3 पाई इंटू 2r होल क्यूब इज 8r क्यूब। तो 8/2 इज 4, सो दैट विल बी 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यानी पर पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो वॉल्यूम है v, पर पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो वॉल्यूम v आ रही है, यहां मैं लिख देता हूं, इसको ऊपर आगे लिख देता हूं, पर पार्टिकल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम टोटल जो आएगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। एक पार्टिकल की जो वॉल्यूम है उसकी 4 टाइम्स वॉल्यूम में कोई और पार्टिकल एंटर नहीं करेगा, यानी इतनी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, इतनी वॉल्यूम में कोई आ नहीं सकता। तो हम अगर सही वॉल्यूम के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमें अकेले पार्टिकल की वॉल्यूम नहीं, वो वॉल्यूम जितने में वो किसी और को नहीं आने दे रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ऐड नहीं होने दे रहा है किसी और पार्टिकल को, एक्सक्लूड कर रहा है किसी और पार्टिकल को आने से, it does not let that particle enter in, उतनी वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये तो एक पार्टिकल की है, तो पर मोल ऑफ पार्टिकल्स द वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ पार्टिकल्स इज B, that is 4 into Na into V, that is वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, 4/3 पाई r क्यूब। तो B जो है हमारे पास एक वेन डर वाल्स कांस्टेंट आ गया कि 1 मोल पार्टिकल्स के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो B है, दैट इज वेन डर वाल्स कांस्टेंट B। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन को देखें तो हमें जो आइडियल गैस इक्वेशन बनानी है, आइडियल गैस इक्वेशन बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम एक्चुअल में यहां पर रियल गैसेस को अवेलेबल है, ताकि हम उसको एक आइडियल गैस के बराबर रख पाए। मतलब आप लिख सकते हैं कि V आइडियल, अगर हम ये वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दें तो अब उसको पॉइंट मास मान के काम कर सकते हैं, यानी अब वो आइडियली बिहेव कर रही होगी। तो V आइडियल विल बी इक्वल टू V रियल, 1 मोल पार्टिकल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो B है, तो N मोल्स ऑफ पार्टिकल के लिए वो NB हो जाएगी। सो V आइडियल विल बी इक्वल टू V रियल माइनस NB। ये तो वॉल्यूम करेक्शन इसके अंदर उन्होंने किया। सो दिस इज वन करेक्शन विच ही हैज डन, यानी आइडियल गैस की वॉल्यूम अब हम अगर निकालना चाहें तो जो रियल गैस की वॉल्यूम है, यानी जो एक्चुअल में जो कंटेनर की वॉल्यूम है, माइनस NB करके हम यहाँ पर अब इस इक्वेशन को कहीं कुछ एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। यानी रियल गैस के लिए ही ये इक्वेशन में वॉल्यूम इस तरीके से रख के हमारा काम चल सकता है। दूसरा है प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रेशर ऑफ पार्टिकल इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द फोर्स विद विच दे आर स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
with more force they are striking per unit area, obviously more is the pressure. लेकिन एक आइडियल गैस में और रियल गैस में फर्क आता है। जो बल्क में पार्टिकल है उस बल्क वाले पार्टिकल को तो सब तरफ से अट्रैक्शन मिल रही। हम ये कह रहे हैं कि आइडियल गैस में तो ये माना ही नहीं गया था कि कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, कोई इंटरेक्टिव फोर्सेज हैं, लेकिन रियल गैसेज अंडरगो सम काइंड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेज। लेकिन उसमें भी जो बल्क में मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो बल्क वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल की अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जो पार्टिकल वॉल से स्ट्राइक कर रहा है इट विल फेस एन इनवर्ड पुल। तो जो प्रेशर आना चाहिए था आइडियली उससे कम आ रहा है हमारे पास, तो हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। तो P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, अब कितना फोर्स से वो स्ट्राइक कर रहा है, देखिए कितना उसको पुल मिल रहा है, जितना उसको पुल टोटल या जितना उसका प्रेशर टोटल कम हुआ उतना प्रेशर हमें ऐड करना पड़ेगा। प्रेशर उसका कितना कम हुआ वो डिपेंड कर रहा है दो बातों पे। पहली बात ये है कि कितने पार्टिकल्स हैं जो स्ट्राइक करने वाले हैं, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक करने वाले होंगे और जितने उनको खींचने वाले होंगे उन दोनों पे ही डिपेंड करेगा कि प्रेशर में कितनी कमी आई। और दोनों ही फैक्टर कि कितने तो यहां स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल्स के ऊपर और कितने इससे पिछली लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड फोर्थ लेयर की बात नहीं, फर्स्ट के बाद तुरंत जो नेक्स्ट लेयर है सिर्फ उसकी इंटरेक्शन मानी जा रही है। ये भी एक अजम्पशन आप कहिए। तो इसमें यहां पर फर्स्ट लेयर के और सेकंड लेयर के पार्टिकल में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसकी वजह से प्रेशर में कमी आएगी। और प्रेशर में कितनी कमी आएगी इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, वो डिपेंडेंट है कि यहां पर जो पार्टिकल्स की संख्या है या जो कंसंट्रेशन है वो कोई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इधर जो इस लेयर के अंदर है वो भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों ही फैक्टर डिपेंडेंट है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जो प्रेशर करेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n by v होल स्क्वायर। यहां हम लिख सकते हैं कि P ideal will be equal to, let me write it over here, P ideal will be equal to P real plus a n square by v square। तो a यहां पर क्या है, a है मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, नाइट्रोजन के लिए कम है, अमोनिया के लिए ज्यादा है। तो टोटल हमारे पास जो वैन डर वाल्स इक्वेशन बन रही है वो है कि P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बन रही है। अब मतलब आप अगर देखें तो वैन डर वाल्स इक्वेशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ए एंड बी आर मेजर ऑफ, A is a measure of attractive forces and B is a measure of excluded volume। तो A के यूनिट्स अगर आप देखें तो वो निकाले जा सकते हैं और B के यूनिट्स भी हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। A के यूनिट क्या होंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सो दैट विल बी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। तो A के यूनिट की बात करें तो दे विल बी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर और बार और पर मोल स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट हो जाएंगे किसके, A के। और B के यूनिट की बात करें तो वो V माइनस एन बी है। यानी हमने क्या लिखा था, V आइडियल इज इक्वल टू V माइनस एन बी। तो इसमें B जो है दैट विल हैव यूनिट ऑफ लीटर पर मोल। तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं कि B विल हैव अ यूनिट ऑफ डेसीमीटर क्यूब पर मोल या लीटर पर मोल। इस टाइप से यूनिट आ जाएंगे और इसके यूनिट आ जाएंगे लीटर स्क्वायर या डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ये यूनिट हमारे पास A के आ जाएंगे। सो दिस इज अवर वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड विल टेक अप न्यूमेरिकल्स आल्सो लेटर ऑन, बट दिस इज फॉर द टाइमिंग अवर वैन डर वाल्स इक्वेशन।